नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। ये मेरा पार्ट 3 रहेगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, जन्म से, या फिर देशीकरण से, या फिर वंशानुगम से। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी से। यानी कि भारत की नागरिकता जो है जन्म से, देशीकरण से और वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है। अगर हम इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए व्याख्या क्या होगा। व्याख्या बहुत पढ़ना जरूरी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंशा परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की, दूसरी राज्य की, और किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता का या एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में किंतु क्या है, यानी कि एकल नागरिकता है या फिर संघीय नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल दूसरा नंबर सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो क्या करता है। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। क्या हो, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक कौन है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि सम्मत कार्य करने हेतु शिक्षित भी होगा। अतः उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से परिबद्ध हो। क्या हो, यानी कि एक अच्छा नागरिक वह है जो क्या हो, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से परिबद्ध हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपको पता ही होगा, दोहरी तो हो नहीं सकता, नागरिकता से कोई संबंधित प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है। बहुल नागरिकता प्रदान करता है, ये भी गलत है। यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है, भारत का जो संविधान है वो क्या करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 5 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो कितने समय तक, तो 7 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको पढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्या है, यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय करती है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिनमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। ये नागरिकता संशोधन है अधिनियम 1986, 1992, ठीक है, 2003 और 2005। यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में अधिसूचित नागरिकता नियमों के अनुसार है। देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला है कि अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 7 वर्ष निवास करना होगा। नेक्स्ट है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब नियम था कुछ। फिर अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो कितने के लिए, तो 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि भारत में 10 वर्ष विदेशी नागरिक व्यक्ति यानी कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो नियम है ये राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निर्णय यानी कि नियम बनाता है। अगर हम व्याख्या देखेंगे तो देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। यानी कि संसद द्वारा क्या होता है? अनुमोदित होता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर हम इसका अथी देखते हैं व्याख्या, तो देखिए व्याख्या क्या है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव संबंधित राज्यों का राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग से पृथक संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करता है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुक्ता पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है? तो एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर। क्या है? एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पर पंचायती राज क्या करता है? जो कि निधि फंड के लिए मुक्ता पर निर्भर करता है। किस पे? तो एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त पे। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक प्रशासनिक ढांचे का रूप दिया गया जिसे पंचायती राज कहा गया है। ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक निधि फंड की पूर्ति के लिए पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों में स्थानीय कर, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्थिक अनुदान यानी कि राज्य वित्त आयोग या फिर केंद्र वित्त आयोग द्वारा निजी पूंजीवत से उपलब्ध संसाधन तथा गैर सरकारी संस्थाओं समितियों से प्राप्त संसाधन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल है आपके सामने कि खंड, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। अगर हम इसका देखते हैं व्याख्या, तो देखिए व्याख्या है कि खंड या फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियों नियुक्त की जाती है: कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षक समिति और समता समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर सवाल। देखो 11 नंबर सवाल है कि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। क्या है? तो वो है मिनवा मिल्स केस। क्या है? मिनवा मिल्स केस। यानी कि किस मामले में? यानी कि मिनवा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए पढ़ना है इसको। मिनवा मिल्स 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधिकारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनवा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। मिनवा मिल्स बाद में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 31 ग की अंतः स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को, अगला देखते हैं क्या है, क्या को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा को बताया था? तो देखते हैं ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, यही नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो किस बताया था? देखते हैं ऑप्शन, 2 ऑप्शन और है, देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो देखिए
आपके सामने जो ऑप्शन है तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक है। किसमें है? अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भी रीट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा गया है जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है 14 नंबर सवाल कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो वही है प्रस्तावना को। फिर से इस सवाल को रिपीट कर दिया है। ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखेंगे अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। क्या की गई है? उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं तो देखिए व्याख्या, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में यह एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 391 से एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है, नहीं बता रहा। ठीक है, तो देखिए पहला कथन क्या है? तो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो बिल्कुल बात सही है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार है और उसके बाद फिर क्या किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ सवाल जो उसके अनुसार पूछ रहा है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो बिल्कुल बात सही है, 7 अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 नंबर कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। तो बिल्कुल ये भी सही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति है कि स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ए में है 1, 2। ठीक है, और ऑप्शन बी में है 1, 2, 4 और ऑप्शन सी में है 1, 2, लेकिन इसमें ऑप्शन तो 1, 2, 3, 4 है ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये मेरा चारों ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसका हम व्याख्या देखते हैं तो देखिए पढ़ लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या है कि संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटने के पश्चात अब 6 मूल अधिकार ही रह गए। अब वो पता है कि संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटने का पश्चात अब 6 मूल अधिकार रह गए। मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किसमें है? तो 12 से 35 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार दिए गए 4 कथनों का सतह जो है इसका विकल्प क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल है
कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, तो 6, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं तो देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। कौन कौन सा है? पहला है समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसमें एक और कौन था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क के अनुच्छेद में रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? तो वो है कार्य का अधिकार, ठीक है। ये जो कार्य का जो अधिकार है ना, ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब केवल 6 वर्ग है, ठीक। कितने वर्ग हैं? 6। आपको पता है कि पहले 7 था, अब कितने हैं? 6 है, ठीक है। ये आपको हम डिस्कशन करवा चुके हैं। अब अगला देखते हैं इसका, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए व्याख्या है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हटा देने के पश्चात वर्तमान में मूल अधिकार के 6 वर्ग शेष बचे हैं। 21 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है संसद। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है ये मौलिक अधिकारों में संशोधन, यानी कि किसी चीज़ में भी संशोधन कर सकता है 368, ठीक है। देखिए व्याख्या देखेंगे तो इसका देखिए व्याख्या क्या है। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे यानी कि इस संकल्पना को सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 22 नंबर सवाल। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है संसद के पास, ठीक है। यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति है संसद के पास है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अगर हम इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट अगला है 23 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अगर इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। राज्य के द्वारा नीति निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है? इन तत्वों में विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4, ठीक है। भाग 4 जो है ये संविधान का कौन सा भाग है? यानी कि भाग 4 है ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को उल्लेख करता है, ठीक है। और इसका व्याख्या देखते हैं तो देखिए कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस हेतु संविधान का भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51, देखिए याद रखिए कि भाग 4 जो है ये नीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, यानी कि समर्पित है, ठीक है। जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी भाग 4 जो है 36 से 51 ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है। एक भाग 3 होता है, ठीक है। भाग 3 यानी कि
12 से 35 तक, किसमें होता है 12 से 35 तक, वो होता है मौलिक अधिकार में, ठीक है। और भाग 4 में क्या होता है 36 से 51, ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।